पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपकी हर छोटी से बड़ी बातों को लेकर, जिससे जानकार आपको मदद करते हैं ताकि आप बेहतर पोर्टफोलियो बना पाएँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग को और एग्जीक्यूट कर पाएँ और अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई पड़े। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क अवाज योर मनी हमारा हैशटैग है पर्सनल यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, माफ़ कीजिएगा फेसबुक और एक्स के ऊपर, और ईमेल के जरिए भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ सवाल पे बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने सवालों को हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। आज योर मनी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आनंद राठी के डिप्टी CEO फिरोज़ अजीज़ सर। एक लंबे अंतराल के बाद फिरोज़ सर हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। वैसे फिरोज़ सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल हमारे बाकी कार्यक्रमों के साथ। और फिरोज़ सर, आज जो टॉपिक हम उनसे बातचीत करने वाले हैं वो है मॉडिफाइड इंडिसेस को लेकर, क्योंकि फिरोज़ सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर हमारे साथ शेयर किया था, किस तरह पिछले 2 सालों के अंदर जो मॉडिफाइड इंडिसेस हैं इनका ट्रेंड रिवर्स हुआ है और एकाएक इसमें एक डिमांड आते हुए दिखाई पड़ी है। पहले वो नंबर ज़रा लेकर है डायरेक्टर साहब, उसके साथ मैं फिरोज़ सर से फिर बातचीत शुरू करूँगा। जो पिछले साल का ये आंकड़ा था, करीब करीब 49 के आसपास के जो फंड्स हैं वो इस बारी टोटल लॉन्च हुए हैं, उसमें से शायद 41 फंड्स जो हैं वो मॉडिफाइड ही हैं इस बार, जो पिछली बार शायद 21 के आसपास थे। फिरोज़ सर, एकाएक तेज़ी आई इस ट्रेंड में, क्या है ये मॉडिफाइड इंडिसेस? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज आप दफ्तर भी आए थे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ये मॉडिफाइड इंडिसेस क्या चीज़ है, पहली चीज़, और दूसरा क्यों एकदम से इसमें ऐसा राइज आता हुआ दिखाई पड़ा है? सुमित सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। ये मेरा सौभाग्य है कि CNBC आवाज के अभियान में, इन्वेस्टर एजुकेशन के अभियान में मैं जुड़ सका। एंड ये जो जैसे आप कह रहे थे कि उनकी सफलता की संभावना बढ़ाने का ये शो है, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर निवेशकों की, आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग मैटर ऑफ प्राइड टू बी एसोसिएटेड, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे आपने कहा कि मॉडिफाइड इंडिसेस की मात्रा जो है वो काफी बढ़ गई। 48 में से या फिर 49 में से ऑलमोस्ट सिर्फ 8 थे जो कन्वेंशनल इंडिसेस थे और बाकी 41 मॉडिफाइड या अनकन्वेंशनल या नवीन किस्म के इंडिसेस थे। तो ये जो ट्रेंड है काफी बदला है। उसके पहले 50-50 हुआ था 2023 में, अब ऑलमोस्ट 80% ऐसे वाले मॉडिफाइड इंडिसेस इसीलिए हैं क्योंकि देखिए कन्वेंशनल इंडिसेस जो हैं उसकी एक मतलब एक मात्रा हो सकती है। जैसे आप NSE 500 का कर लें, NSE स्मॉल कैप 250 का कर लें, NSE मिड कैप 150 का, जो एक लिमिटेड सेट है, वो एक अगर एक AMC उसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी होती है तो अब मॉडिफाइड का जरिया लेना पड़ता है उनको नए फंड लॉन्च करने के लिए। ये भी देखा गया है कि जब भी वो नए फंड लॉन्च करते हैं तो उनको ज्यादा पैसे कलेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक निवेशक को नए फंड से पता नहीं आज भी थोड़ा ज्यादा प्रेम है। तो मॉडिफाइड इंडिसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो कन्वेंशनल इंडिसेस की जो बुके है हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ऑलरेडी फुल हो चुकी है। तो अब नवीन इंडिसेस कई सारे हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकता है, कोई मोमेंटम हो सकता है, कोई इक्वल वेट हो सकता है। तो ये जो मॉडिफाइड इंडिसेस है उसमें कई सारी ओपन कैनवस है, तो उसका इनोवेशन होता जा रहा है और आगे चलते हुए आई थिंक इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि कन्वेंशनल की बुके ऑलरेडी मोस्ट लार्ज AMCs की ऑलरेडी फुल है। तो फिरोज सर, आप डिकेड्स से हो इस इंडस्ट्री में, और डिकेड्स में आपने इसका एवोल्यूशन देखा है। एक ऐसा समय था जहां SIP करने से लोग घबराते थे और एक ऐसा समय है कि जहां SIP की बुक में जो फंड्स हैं वो SIP लेने से घबरा रहे हैं। सो इस तरह का एवोल्यूशन आपने देखा है। इस एवोल्यूशन में क्या अभी ये कहना सही होगा कि हमारे पास एवेन्यूज़ की शॉर्टेज आ गई है, या हम एवेन्यूज़ के साथ इवॉल्व कर गए हैं? इन दोनों में से हम किस तरफ खड़े हुए हैं? मतलब एज अ फंड मैनेजर इवॉल्व कर गए हैं इसलिए वो ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं, या उनके पास एवेन्यूज़ लिमिटेड हो गए इसलिए उन्हें मजबूरी में नए प्रोडक्ट लाने पड़ रहे हैं? सुमित सर, जैसे आपने कहा कि काफी बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पहले तो SIP होती नहीं थी। मुझे याद है कि आज जैसे आपने एक दशक की बात की, 10 इयर्स के पहले SIP का आंकड़ा होता था मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1200 करोड़ पर मंथ। अब लेटेस्ट आंकड़ा आया 23,000 करोड़ पर मंथ। तो ये काफी बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है। बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली SIP के माध्यम से। और इसमें CNBC आवाज का बड़ा योगदान है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर
channel for long periods of time. So that's point 2. Point 3, जैसे आपने पॉइंटेड सवाल पूछा कि अब वेन्यूज कम हो गए हैं, या फिर एवेन्यूज नहीं है इसीलिए नई नई इनोवेटिव नए प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं। आई थिंक दोनों ही कारण है। मेरे हिसाब से जो इनोवेशन है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि जो कन्वेंशनल है, जैसे आप स्मॉल कैप में देखें, 250 स्टॉक है स्मॉल कैप में। एनएससी स्मॉल कैप 250 जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जिसको टियर 1 बेंचमार्क कहते हैं, उसमें 250 स्टॉक। वो 250 स्टॉक में सबसे छोटे स्टॉक की फ्री फ्लोट जो है, जो माल अवेलेबल है शेयर मार्केट में, वो सिर्फ 3000 करोड़। और इंडिया जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं और उनकी जो हाउस होल्ड सेविंग्स है 800 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है, उसमें अगर 500वीं कंपनी या मिड स्मॉल कैप 250th कंपनी में सिर्फ 3000 करोड़ की फ्री फ्लोट हो, तो जाहिर सी बात है बबल होगा, ओवर वैल्यूएशन होगी। स्टॉक मार्केट में सप्लाई की कमी है, अच्छी कंपनियों की लिस्टेड स्पेस में बड़ी कमी है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफरिंग, सेबी ने बहुत अच्छा रेगुलेशन निकाला है कि 2 सेम किस्म के प्रोडक्ट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले लॉन्च कर सकती थी 2018 के बाद, उन पे बड़ा रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। आई थिंक दैट्स वेरी गुड। दो प्रोडक्ट लार्ज कैप के नहीं हो सकते, 2 मिड कैप के नहीं हो सकते, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिसेस भी हो रही हैं ताकि इनोवेशन नए प्रोडक्ट को लॉन्च को रोक ना पाए। तो फिरोज सर, ट्रेडिशनल वर्सेस दो इनोवेटिव हैं इनमें, क्योंकि अब जैसे जैसे इवॉल्व है वैसे वैसे रिटर्न्स भी, सिचुएशन भी चेंज होगी, एक्सपेक्टेशन भी चेंज होगी निवेशकों की। सो ये कितना वेरी करेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो 2 ही साल हुए हैं बड़े इनोवेशन में, लेकिन क्या वेरी आप करता हुआ देख रहे हो इनको? ये काफी वेरी होंगे सुमित सर। अब देखें आप, लास्ट 2-4 सालों में जो लॉन्च हुए हैं, लार्जली 2 सालों में, जैसे आप सही कह रहे हैं, वैल्यू फंड लॉन्च हुए हैं, डिविडेंड यील्ड के इंडिसेस लॉन्च हुए हैं, मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी एंड क्वालिटी, ये 5 काफी ज्यादा इनोवेटिव नए इंडिसेस लॉन्च हुए हैं। तो और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जो लॉन्च होंगे, जैसे एमएनसी बेस्ड कंपनीज जो लिस्टेड हैं उसकी बातचीत चल रही है कि भाई ऐसा इंडेक्स हो जिसमें सिर्फ एमएनसीज हो। ऐसा इंडिसेस बहुत सारे आ चुके हैं, बट और भी आएंगे जिसमें सिर्फ पीएसयूज हो, जिसमें सिर्फ एनर्जी हो। तो ऐसी अब सेक्टोरियल एंड थीम बेस्ड इंडिसेस का दौर आएगा अगले साल 2 साल में, क्योंकि मोमेंटम हो गई, वैल्यू हो गई, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया। सो अब सेक्टोरियल और थीमेटिक का दौर आएगा, ये हमारा अंदेशा है। तो ये मतलब एक बढ़िया टॉपिक है और इसमें बहुत लंबी डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन दर्शक भी हैं, ज़रा उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे भी हम फिरोज सर से इस पर बातचीत करते रहेंगे। हमारे पहले दर्शक मौजूद हैं, हमारे साथ विजय कुमार छेत्री साहब मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार विजय जी। सर अभी मेरा 22,000 का अभी म्यूचुअल फंड में पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अपना जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन कम करके उसको 40 करना चाहता हूँ, और जीपीएफ मेरा 35 जा रहा था, उसको मैं 20 में ला रहा हूँ। ओके। तो और मेरे फंड मैंने आपको भेजे थे कुछ तो उसमें से वो फंड सही है, मुझे कुछ अभी उसको मॉडिफाई करना है सर। ओके, आपने बोला कि आप अपने किसी एक फंड से पैसा कम करके एसआईपी में पैसा बढ़ा रहे हैं, राइट? मैं जीपीएफ में मेरा सब्सक्रिप्शन था 35,000 का सर। ओके, उसे तो कम क्यों कर रहे हैं सर, कोई खास वजह? जीपीएफ में सर 7.1% का रिटर्न है, और मैं सोचा था जो म्यूचुअल फंड के थ्रू मेरा 13 साल रिटायरमेंट के लिए है, तो मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, और 20,000 जीपीएफ में रखना चाह रहा था सर मैं। तो एक चीज़ और, विजय साहब आप कब से बाजार में निवेशित हैं? सर मैं ऐसे तो 3-4 साल हो गए सर, बीच में फिर मुझे पैसा निकालना पड़ा था, लेकिन मैं लास्ट अक्टूबर से बिल्कुल वो इशू नहीं। अच्छा, तो आप वॉलेटिलिटी समझते हैं ना बाजार की, कि बाजार में सिर्फ तेजी नहीं रहेगी, मंदी भी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। फिरोज सर, इनका सवाल आपको भेजा ही है हमने। इनके पास करीब ये 22,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, जिसे बढ़ा के 40,000 तक करने जा रहे हैं। जीपीएस की अपनी फंड को इधर चर्न करेंगे, और पोर्टफोलियो ऑलरेडी 6 लाख के आसपास पहुंच चुका है, कुछ निकाला भी था इन्होंने। 13 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन ठीक है। इनके फंड में जो देख पा रहा हूं मैं, उसमें ज़्यादातर या तो मिड कैप स्मॉल कैप भी हैं, लार्ज कैप भी हैं, फंड ऑफ फंड भी हैं। आप क्या राय रखते हो, कितनी सही रणनीति है, क्या करना चाहिए? सुमित साहब, विजय को 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो चेंज करनी चाहिए। पहले तो इनका जो निर्णय है, इनकी बेट की जो एसआईपी चल रही है जनरल प्रोविडेंट फंड से, अगर आप 20,000 कम करके
20,000 इक्विटी एसआईपी करेंगे तो अगर 15 साल का वक्त है, अभी आपके पास 13 साल का वक्त है, हमने ये 15 साल का आंकड़ा देखा था, सबसे बदनसीब एसआईपी का जो इन्वेस्टर है, 15 साल अगर वो एसआईपी कर सकता था तो उनकी कंपाउंडेड रिटर्न 6.9% की आई। लास्ट 24 साल का डेटा बोल रहा हूं, सबसे बदनसीब आदमी ने 7% पर एनम बनाया है। तो आपका ये निर्णय जो है 20,000 यहां से निकाल के प्रोविडेंट फंड 7.1% जो कमा रहा है उसको हटा के इक्विटी म्यूचुअल फंड करने का, इससे मैं ये बहुत सहमत हूं। और इसके लिए ये एक निर्णय से आपकी जो वैल्यू ऐड होगी अगले 13 सालों में वो एनॉर्मस होगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपके जो स्कीम्स हैं वो तो अच्छे ही हैं, इक्विटी के हैं काफी सारे स्कीम्स, बट उसमें 2-3 मेरे हिसाब से फंडामेंटल चेंजेस करनी चाहिए। मैं अपने पैसे में इंडेक्स फंड नहीं खरीदता, क्योंकि इंडेक्स फंड, स्पेशली जो कन्वेंशनल इंडेक्स फंड्स हैं, अगर आप 600 एक्टिव फंड में से अगर बहुत बारीकी से चुनते हैं और सुमित साहब का शो देख के, योर मनी देख के अगर आप खरीदते हैं, तो आपको निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट को बीट करने की लंबी अवधि में काफी अच्छी संभावना होती है। जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो ने 11 साल में निफ्टी को असल जितना बीट किया, राइट? तो वो उसको मिस आउट ना करें, दैट्स पॉइंट 2। सेक्टर और थीमेटिक फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि उसमें से एग्जिट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आप अपने काम में मसरूफ होंगे और जब एग्जिट करना होगा एग्जिट कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सेक्टर थीम को अवॉइड करें। ये 2 फंडामेंटल बुनियादी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कुछ बदलाव आप करिए, और फिरोज सर आपको वही राय दे रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आपके लिए ज़रूरी हैं। कुछ थीमेटिक, कुछ इंडेक्स फंड्स, इनके अंदर आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बाकी आप बदलाव के हिसाब से अपनी रणनीति को कैरी ऑन कर सकते हैं। अब दिल्ली चलते हैं, वहाँ पे योगेश सर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। योगेश जी नमस्कार। इनफैक्ट एक ईमेल है योगेश जी का, इनकी उम्र है 38 साल और करीब 66,000 रुपये की एक SIP इनकी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 76 लाख पहुँच चुकी है। साल 2036 तक, यानी कि यहाँ से रफली 12 साल बाद ये निवेश करना चाहते हैं। क्या इनका फ़ंड सिलेक्शन सही है, और क्या ये इनका फ़ंड में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? और इन्होंने एक और सवाल पूछा है कि ये कुछ फ़ंड को डायरेक्ट में स्विच कर चुके हैं, बाकी को भी रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना चाहते हैं। तो एक SWP पे सलाह भी ये मांग रहे हैं। SWP पे से मंथली 3 लाख रुपए की निकासी की एक उम्मीद ला कर बैठे हैं। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स भी हैं, टेक्नोलॉजी फंड्स भी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप का काफ़ी सारे फंड्स हैं, और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप, निपॉन का स्मॉल कैप। तो फिरोज सर, इन्होंने जो बंद किया है उसमें से एक फ्लेक्सी कैप बंद किया है, पराग पारिक को शायद कैरी कर रहे हैं, लेकिन इनके पूरे पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटेड है। भले क्वांटम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन है फंड्स काफ़ी इनके पास, सो रिपीटेशन हो सकता है हो। आप क्या राय रखते हो? इनके जो योगेश जी के जो स्कीम्स पे अगर पहले मैं चला जाऊं, जो आपने टॉपिक छेड़ी है, तो उसमें डेफिनेटली जैसे आपने राइटली ऑब्जर्व किया, स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स और इंडेक्स फंड, टेक्नोलॉजी फंड सब है। और जो इन फंड्स को इनको एग्जिट करना है हमारे हिसाब से, देखिए स्मॉल कैप की अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो ज्यादातर आपको टॉप 5 AMCs में रहना है, क्योंकि स्मॉल कैप में ऑलरेडी थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। लास्ट 2 साल में स्मॉल कैप ने काफी रैली की है, और हम उस रैली में डटे रहे हैं। एंड मेरा ये मानना है कि जब तक लिक्विडिटी चलेगी, स्मॉल कैप की जो वैल्यूएशन ओवर रेटिंग जो हो चुकी है वो सस्टेन रहेगी। बट आई वुड नॉट बाय HSBC स्मॉल कैप, क्योंकि वो टॉप 5 AMCs में नहीं आता है। तो आप हमेशा रिस्क को डबल ना करें। छोटी स्कीम, छोटी स्मॉल कंपनी स्कीम फ्रॉम अ स्मॉल AMC इज डबलिंग योर रिस्क। दैट्स पॉइंट 1 योगेश जी। पॉइंट 2, आप मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप को एग्जिट करें। मिरा की जो परफॉर्मेंसेस हैं, फ्यूचर परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से और थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लास्ट 1-2 साल में काफी कम रही है उनकी परफॉर्मेंसेस। पॉइंट 3, ICICI का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसको आप ना रखें अपने पोर्टफोलियो में। ICICI टेक्नोलॉजी फंड विच इज अ सेक्टर फंड, उसको आप ना रखें। ये 4 फंड्स एग्जिट करने हैं, 3 फंड्स आपको एंटर करने हैं। ICICI डिविडेंड यील्ड फंड, कैनरा रबेको मल्टी कैप एंड SBI लार्ज एंड मिड कैप। ये जो 3 स्कीम्स जो मैंने आपको एग्जिट एंट्री की रेकमेंड की है, इनकी जो फ्यूचर वैल्यूज है, हम NAVs कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर NAVs कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो प्रोस्पेक्टिवली ये काफी अच्छी स्कीम्स होंगी, और बाकी स्कीम्स आप होल्ड करके रखें। और रहा सवाल आपकी 3 लाख की SWP का, ये वाजबी चीज है, क्योंकि आपके पास 21 साल है, तो आप 5.3 करोड़ एक्यूमुलेट करेंगे, और 3 लाख की आप SWP रिटायरमेंट कॉर्पस कर सकते हैं। बट 3 लाख की आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आपने फैक्टर इन किया है, उसको वापस आप रिकम्प्यूट कर लें। मेरे हिसाब से 3 लाख कम पड़ सकते हैं।
तो थोड़े बहुत योगेश जी बदलाव की बातचीत और वो 3 लाख के नंबर के ऊपर भी आपको राय दी है फिरोज सर ने। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने जो फेरबदल है वो कर सकते हैं। और आपका जो डेट का रेशियो और इक्विटी का रेशियो है वो इसलिए भी बदलाव किया जाता है कि जैसे जैसे आप लेटर स्टेज में पहुँचते हो आप थोड़ा कैपिटल थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाए और उस समय पर आप डेट में ज़्यादा पैसा रखो। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिरोज सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे टॉपिक्स पर भी और साथ साथ दर्शकों सवालों के जवाबों पर भी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। Aaron Company। आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं फिरोज सर से, खास तौर से नॉन कन्वेंशनल फंड्स के ऊपर भी और उसके अलावा आपके सवालों के जवाबों पर भी। अब अगला सवाल जो आया है वो राकेश नायर साहब का आया है, पुणे से सवाल उन्होंने भेजा और इंटरेस्टिंग सवाल है। फिरोज सर, इनकी उम्र 40 साल है और करीब करीब 1.5 लाख रुपए की SIP ये करते हैं। पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है जिसमें 7 साल में 7 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। एक मुश्त निवेश पर ये सलाह मांग रहे हैं जिसमें 1 साल के लिए ये 1.3 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल इनका काफ़ी हाई है, इन्होंने ये बात मेंशन भी की है किन फंड्स में निवेश करें, एक मुश्त निवेश। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इन्होंने जो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया, क्योंकि मेरे पास अगर ये सवाल पूछने के लिए होते तो इनसे पूछता भी। इन्होंने 2 फंड बताया हमें, ईडलवाइज बिजनेस साइकिल जिसमें करीब 75,000 रुपये की SIP है और हीलियोस का फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ पे 75,000 रुपये की SIP है। इन हीलियोस के फंड को तो शायद लॉन्च हुए भी इतना समय हुआ नहीं, तो इनका 1 करोड़ का कॉर्पस इन्होंने इकट्ठा कैसे किया वो मुझे समझना था इनसे। खैर, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए? सुमित साहब, राकेश जी को पहले तो 2 स्कीम में नहीं रहना चाहिए और दोनों स्कीम ऑफ बीट स्कीम्स हैं और एक छोटी AMCs की हैं। ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने 11 साल का आंकड़ा देखा। 11 साल में बेस्ट और वर्स्ट इक्विटी फंड्स में 50% की रिटर्न का अंतर है साल दर साल। अगर आप 2 स्कीम लेके रखेंगे ना के 10 स्कीम, जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 14 स्कीम है। ये 14 क्यों है? क्योंकि 18 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें से 8-9 कैटेगरीज आपके लिए रेलेवेंट। देखिए, आपको अगर एक बुफे में जाते हैं 2 आइटम होंगे तो शायद आप भूखे वापस आ जाएंगे। 10-12 आइटम की जरूरत पड़ती है। अगर 600 फंड्स हैं, उसमें बेस्ट और वर्स्ट पे 50% का अंतर है, कैन यू टेक 2 फंड्स? दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। आपके पास अगर SIP आज इंसान 500 रुपए से भी कर सकता है और आपके पास 1.5 लाख है, तो जाहिर सी बात है आपके पास 10-12 फंड लेने की गुंजाइश है। हमने बहुत स्टडी करी और हमें लगा कि 10-12 स्कीम्स ज्यादा नहीं होती, स्पेशली फॉर एन इंडियन काइंड ऑफ अ मार्केट जिसमें सबसे पूरी दुनिया में इंडिया के ही लिस्टेड कंपनीज के नंबर सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो यू विल नॉट बी ओवर एक्सपोज्ड इनटू डाइवर्सिफिकेशन 10 to 12 स्कीम्स। दैट्स पॉइंट 1। अगर 10 to 12 नहीं, एटलीस्ट 4-5 पे तो पहुंच ही जाएं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, खुशखबरी ये है कि आपके जो 1 करोड़ ऑलरेडी हैं और 1.3 आप इन्वेस्ट करने वाले हैं जब लमसम का पैसा आएगा, और 1.5 लाख की अगर आप SIP मान भी लें और उसमें अगर 12% की रिटर्न भी कंपाउंडिंग करूं तो आप 7 साल में 7.27 करोड़ पे पहुंच जाते हैं। दैट्स गुड न्यूज। सो योर टारगेट इज रीजनेबल। ये सेकंड चीज है। तीसरी, आपको जो स्कीम्स हैं वो मैं बता देता हूं। ये 2 स्कीम में रखना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। तो यू शुड लुक एट ICICI डिविडेंड यील्ड, क्वांट वैल्यू फंड, कोटक इमर्जिंग एक्विटीज, SBI लार्ज एंड मिड कैप। तो ऑफ कोर्स ये 2 स्कीम्स पे आपको प्रेम ज्यादा होगा, इसीलिए तो 75,000 की SIP कर रहे हैं पर मंथ 2 स्कीम में, तो उनको शामिल रखें। बट 6 स्कीम्स कर लें अपने पोर्टफोलियो में, एक थोड़ी सुकून रहती है भाई। डिफरेंट AMCs की 6 स्कीम्स। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फिरोज सर ने अभी भी बोली वो है डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ा जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करेंगे उतना रिस्क आपका कम होगा। माना आप बहुत रिस्की प्रोफाइल के निवेशक हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एटलीस्ट आप डाइवर्सिफाई करिए और थोड़े बड़े AMCs के साथ रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। स्कीम आपकी स्क्रीन पर है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। अब लखनऊ चलते हैं। विमल कुमार साहब वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विमल जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार विमल जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 14 SIP की हुई है सर म्यूचुअल फंड में, और उसका डिटेल सर मैंने भेजा हुआ है सर आपको। हाँ जी। सर मैं जानना चाह रहा था कि मतलब 2 बच्चे हैं मेरे, एक 16 साल बाद एक बच्चा मेरा सर हो जाएगा 18 साल का,
और एक 18 साल बाद एक 18 साल का हो जाएगा सर। तो तब तक मैं जानना चाह रहा था कि उनकी एजुकेशन के लिए सर जो है मेरे पास टोटल कितना कॉर्पस जो है जमा हो जाना चाहिए, जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो पहली चीज़ एक मतलब कमेंडेबल काम आपने जो किया विमल जी, कि आपने बहुत जल्दी उम्र में प्लानिंग शुरू कर दी अपने बच्चों के लिए, तो ये बहुत अच्छा काम आप अभी से कर रहे हैं, इसको आप कंटिन्यू करिएगा। दूसरा एक सवाल मेरा था कि आपने 14 फंड्स क्यों चुने, इतने सारे फंड क्यों, कोई खास वजह? नहीं सर, कोई खास वजह नहीं सर। स्टार्टिंग में 2017 में मैंने सर 2 फंड चूज किए थे, फिर इसके बाद सर एक लंबा गैप रहा, फिर इसके बाद लास्ट ईयर मुझे थोड़ा समझ में आया कि नहीं इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट। तो लास्ट ईयर सर मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे मतलब 12,000 का मंथली SIP उन्होंने किया मेरा। फिर इसके बाद सर अभी जो है फिर 5,000 का अभी मैंने एक रैंडम ऐसे ही मतलब एक ऐप के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए विमल जी, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है जो हम पहले दर्शकों को समझा भी रहे थे, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। अब वो क्या ओवर है क्या अंडर है वो आपको फिरोज सर ही बताएंगे। फिरोज सर बहुत लॉजिकली इन्होंने निवेश की प्लानिंग की हुई है। 26,000 रुपये की SIP है, 2 बच्चों की बात की है, 16 साल बाद एक की पढ़ाई, 18 साल बाद दूसरे की पढ़ाई। तो क्या ये पूंजी इनके लिए इकट्ठी हो पाएगी, ये पूछना चाह रहे हैं। दूसरा 14 फंड हैं, तो फंड्स आपने देखे ही हैं, उसमें कुछ इंडेक्स फंड भी हैं, कुछ सेक्टोरल फंड भी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप का बड़ा चंक है। क्या बदलाव की ज़रूरत आपको दिख रही है? बहुत सारे AMCs भी रिपीट हो रहे हैं। सुमित जी, विमल साहब को पहले तो ये बात है कि अगर ये 26,000 की SIP करते हैं और करंटली 19,45,000 इनके पोर्टफोलियो में है, अगर 12% की रिटर्न मानूं तो अगले कई सालों में ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ अमाउंट जो इकट्ठा कर पाएंगे, अमाउंट ऑलमोस्ट 9.87 करोड़ पे पहुंच जाएगा एज पर देयर गोल नीड। एंड अगर ये अपने इनकी जो खासियत ये है कि वो बार बार अपनी SIP बढ़ाते रहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 5,000 की मैंने SIP चालू कर दी, दूसरे एक ऐप के जरिए, किसी और ने 12,000 और शुरू करा दिया। तो इनकी ये आदत है कि ये बहुत डिसिप्लिन लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सेविंग्स। तो अगर ये उसको भी, इनकी जो एक्स्ट्रा SIP है उसको भी सिस्टमैटिकली करें और हर साल अपनी निवेश को 10% से बढ़ाएं, जैसे अगले साल 26 ना करके 28,500 करें, 10% से बढ़ाएं, तो इनकी जो अमाउंट्स हैं इन द सेम पीरियड 17 करोड़ 22 लाख पे पहुंच सकते हैं विद दिस एक्स्ट्रा हर साल 10% की बढ़त से। सो स्टेप अप SIP कहते हैं उसको, आप जरूर कंसिडर करें विमल जी। सेकंड, आपकी जो डिवर्सिफिकेशन है उसमें मेरे हिसाब से आपकी अमाउंट्स को देखते हुए 8 से 10 स्कीम मेरे हिसाब से काफी है। दैट्स पॉइंट 1। तो आपको थोड़ी स्कीम्स एग्जिट करनी चाहिए। LIC की आपके पास 3 स्कीम्स हैं, जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एंड आपको अच्छी बात यह है कि PSUs के जो आपकी स्कीम के चॉइसेस हुए हैं और PSU ने अच्छी रैली दे चुके हैं आपको, और आपके पास जो स्मॉल कैप की भी LIC की स्कीम है उसमें भी 58% की रिटर्न 1 ईयर में आ चुकी है। बट मेरा पोर्टफोलियो होता तो मैं 3 LIC की स्कीम्स ना रखता, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस स्पेशलाइजेशन है और म्यूचुअल फंड में कई सारे और स्कीम्स हैं जो इनके मुकाबले आपको अच्छी तरह रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो LIC की तीनों स्कीम्स मैं कहूंगा एग्जिट करनी चाहिए। SBI PSU फंड इज अ गुड टाइम टू एग्जिट। निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड जो टाइम नहीं हुआ है, एक NFO था, उसको आप एग्जिट करने का कंसिडर कर सकते हैं। और एंट्री करने के लिए HDFC डिविडेंड यील्ड, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और ICICI फोकस्ड इक्विटी, ये तीनों कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, तो ये तीनों कैटेगरी ऐड करने की सलाह होगी आपके। तो थोड़ा बहुत बदलाव और थोड़ा बहुत जो डिसिप्लिन आप ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं उसको कैरी करिए, आपके गोल्स इजीली अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिरोज सर, जाने से पहले टॉप 4 फंड आपकी तरफ से। बिल्कुल, 1 second Sumit sir, I will have to look for the top 4 funds. Yes, so if you look at quant large cap, एक आपका लार्ज कैप फंड हो गया, और SBI, 1 second, sorry Sumit sir, I don't have the current top funds which I've recommended, but quant large cap, DSP equity opportunities, Canara Robeco multi cap, and lastly ICICI dividend yield. ये बेस्ट। एक बार जो 4 फंड फिरोज सर ने बताया, जरा वो भी लेकर आइए स्क्रीन पर, कौन कौन से फंड हमारे को उन्होंने भेजे थे। जो एग्जिस्टिंग 4 फंड सर ने भेजे हैं उसके हिसाब से DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI फोकस फंड और कोटक मल्टी कैप फंड। एक्चुअल में लग गई जैकपॉट, क्योंकि 4 की जगह 8 फिरोज सर के फंड हमारे पास आ गए हैं।
हर बार की तरह फिरोज सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। आजकल आप हमारी तरफ से ओवरलोडेड है, हमें पता है बात, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।